अब बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि वो कंसल्टेंट किस तरह सेलेक्ट करें। लंदन सिटी में किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपको जो बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ेगी। अब असल सवाल ये है कि आप उतना अर्न भी कर सकते हैं कि नहीं। तो भाई बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चंस होते हैं कि अगर वो यूके स्टडी करने के लिए जाएं तो वो प्रोसेस किस तरह से होता है। तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊं शुरू से एंड तक, और मैंने अपना प्रोसेस किस तरह से किया था। तो ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक कि आप सारा एडमिशन वीज़ा प्रोसेस किस तरह से करते हैं, दूसरा पार्ट ये कि जब आप पहुँच जाते हैं तो आपके एक्सपेंसिस कितने होते हैं और आप अर्निंग कितनी कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई जो फर्स्ट चीज़ होती है वो होती है कि आपने अपनी कोर्स सिलेक्शन करनी है और यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करनी है। तो जब आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो फिर उसमें बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगी जो वो कोर्सेज करवा रही होंगी। जैसे मेरा इंटरेस्ट था प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में, मुझे बहुत सी यूनिवर्सिटी मिली और उसके अंदर से मैंने सेलेक्ट की थी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड। ठीक है, जो कि ब्रैडफोर्ड सिटी में है। तो इस तरह से जब आप कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, तब आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि वो कंसल्टेंट किस तरह सेलेक्ट करें, क्योंकि हर किसी को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती है उनके डिफरेंट कंट्रीज़ में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब जैसे मेरे केस में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव था तो हम उससे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी जितनी भी क्यूरीज हम उनको बता सकते हैं और वो हमें रिप्लाई करते हैं। ठीक है, उनका ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब दिया गया होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के अपने कंसल्टेंट्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव हर कंट्री में होते हैं। जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, इनमें उन कंट्रीज़ के कंसल्टेंट होते हैं जो उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एडमिशन प्रोसेस और वीज़ा प्रोसेस को डील करते हैं। ठीक है, तो हर यूनिवर्सिटी के पेज पे आप जाकर आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। मैं लिंक दे दूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड का। ठीक है, तो वहाँ से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आप किस तरह से अपना कंट्री सेलेक्ट करके वहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से कंसल्टेंट्स हैं जो उस यूनिवर्सिटी को डील कर रहे हैं। इसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है आपका एडमिशन का। आप खुद भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने कंसल्टेंट से ही करवाना है। लेकिन मैं थोड़ा आलसी था। ठीक है, मैंने अपना कंसल्टेंट से करवाया था। ठीक है, तो अब आपका कंसल्टेंट भी सिलेक्ट हो गया, तब आपको बारी आती है एडमिशन प्रोसेस की। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको चाहिए 9th-10th की डिग्रीज, उसके बाद आपको चाहिए आपकी 11th एंड 12th की डिग्रीज। तो अगर आप बैचलर्स करने जा रहे हैं तो आपके लिए यही, अगर आप मास्टर्स करने के लिए जा रहे हैं तो आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए। और इसके साथ साथ आपको IELTS, PT इस तरह के कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के कोई सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, मेरे केस में मैंने IELTS प्रोवाइड किया था। अगर आपका वो नहीं है तो यूनिवर्सिटीज़ के अपने भी टेस्ट होते हैं, जैसे ड्यूलिंगो होता है आई गेस, और ड्यूलिंगो के अलावा होता है लैंग्वेज सर्ट होता है। मुझे उस चीज़ का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं क्योंकि मैंने IELTS दिया हुआ। इसके अलावा आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगते हैं, जो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से अपने किसी प्रोफेसर वगैरह से बनवाते हैं। वो साइन करके देते हैं कि हम इस बच्चे को रिकमेंड कर रहे हैं, ये आगे पढ़ने जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? हाँ, आपके स्टडी के बीच में गैप है तो गैप का एविडेंस देना होगा कि आपका कोई एक्सपीरियंस लेटर आपको शो कराना होगा कि आपका इतना कि आप उसके अंदर ये काम करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको SOP चाहिए होती है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए। उसमें आप शो कराते हैं कि आप क्यों इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स में, इस यूनिवर्सिटी में क्यों इंटरेस्टेड हैं, इस सिटी में क्यों इंटरेस्टेड हैं जाने के और पढ़ने के लिए, UK क्यों जाना चाहते हैं और बाकी कंट्रीज़ क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं आप। तो जब ये डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अप्लाई करते हैं अपने एडमिशन के लिए। अब आपका एडमिशन हो गया तो यूनिवर्सिटी आपको एक कंडीशनल लेटर देती है। ठीक है, उसमें मुख्तलिफ कंडीशंस हो सकती हैं। अगर आपने एडमिशन से पहले इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का कोई लेटर जैसे IELTS या मतलब कि कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया था तो वो रिक्वायर करेगी कि आप वो प्रोफिशिएंसी लेटर दें। जो दूसरी रिक्वायरमेंट होगी वो होगी आप अपनी फ़ीस सबमिट करें। वो फ़ीस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे 50% फ़ीस मांगती हैं शुरू में ही अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको बोलेंगे कि आप इंस्टॉलमेंट करें। अब मेरे केस में मैंने 2000 पाउंड इंस्टॉलमेंट करवाई। जब आप ये 2 चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे तब आपको यूनिवर्सिटी अनकंडीशनल ऑफर लेटर प्रोवाइड करेगी। अनकंडीशनल ऑफर लेटर का मतलब है कि आपका एडमिशन सिक्योर है, आप अपना आगे प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद अभी भी स्टिल जो थर्ड और मेन आपको डॉक्यूमेंट चाहिए यूनिवर्सिटी से वो चाहिए कैश लेटर। ठीक है, कैश लेटर बेसिकली एडमिशन लेटर ही होता है, लेकिन वो लेटर आप यूज़ करते हैं अपना वीज़ा फाइल करने के लिए। जब होम ऑफिस में आप अपना वीज़ा फाइल करते हैं, ठीक है, उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको कंप्लीट करके आपको फिर अप्लाई करना होता है कैसे। तो उसकी जो 2 मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो होती हैं, एक आपको अपना TB टेस्ट शो कराना पड़ता है। उसका मैं कोशिश करूँगा, मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में कि आपने किस तरह से उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करानी है। ठीक है, जो बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 28 डेज़ की। 28 डेज़ का मतलब है कि आपके जो फंड्स होंगे वो 28 डेज़ के लिए उस बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। इट डजेंट मैटर कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो नया है पुराना है, इट डजेंट मैटर। तो आपको उसके अंदर अपने फंड्स शो करने हैं जो आपने यूनिवर्सिटी को इंस्टॉलमेंट या फ़ीस दे दी। उसके अलावा जो आपकी फ़ीस रहती है वो फंड्स शो करने हैं आपको। उसके अलावा आपको आपके मंथली एक्सपेंसेस शो करने होते हैं
मैक्सिमम 9 मंथ्स तक, कि अगर आप 9 मंथ्स तक यूके रहते हैं और आप अगर काम वगैरह नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट है और यूनिवर्सिटी की भी रिक्वायरमेंट होती है। जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो डिपेंड करती है कि आप इनर लंदन में रहते हैं या आउटर लंदन में। तो अगर आप इनर लंदन जा रहे हैं, मतलब कि लंदन सिटी में किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो आपको जो बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ेगी वो करानी पड़ेगी आपको 1334 पाउंड पर मंथ, और ये 9 मंथ तक आप इसको 1334 को आप 9 मंथ से मल्टीप्लाई कर लें और इसके अंदर जो आपकी रिमेनिंग फीस है वो ऐड कर लें। तो जितने भी पैसे बनते होंगे वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और अगर आप लंदन से बाहर जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैं यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म में पढ़ता था, ठीक है, क्या चला गया है, तो उसका 1023 मतलब 1023 पाउंड पर मंथ आपको शो कराने पड़ते हैं। वही 1023 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो जितनी भी आपकी रिमेनिंग फीस बनती है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, इकट्ठे करके वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। इस सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डबल चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो सकता है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इससे बैंक स्टेटमेंट थोड़ी ज़्यादा रखें, क्योंकि जो पाउंड रेट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई मसला ना बने। जब आप वीज़ा फाइल कर दें आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसके अंदर से ना कोई फंड विदड्रॉ कर सकते हैं ना उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब जब आप कैश लेटर अप्लाई कर देते हैं तब आपको यूनिवर्सिटी, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटी नहीं लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी आपका एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेते हैं कि ये जो स्टूडेंट आ रहा है ये जेन्युइन स्टूडेंट भी है कि नहीं, और अगर ये इस कोर्स में एडमिशन ले रहा है तो इस कोर्स के बारे में पता है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट देगी और उस अपॉइंटमेंट वाले दिन पे आपका इंटरव्यू होगा। वो मोस्टली जूम पे इंटरव्यू होता है, ठीक है, और वो भी और टफ नहीं होता, वो बेसिकली एक तरह से मॉक इंटरव्यू होता है। वो यूनिवर्सिटी आपको रेडी कर रही होती है कि अगर आपका होम ऑफिस आपका वीज़ा के लिए इंटरव्यू लेता है तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। आपकी डिग्री कौन सी है, आपको उस डिग्री के बारे में पता है कि नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हैं, आप इस कंट्री में ही क्यों जाना चाहते हैं। तो आपको ये सब आंसर्स पता होने चाहिए ताकि वो कंफर्म कर सकें कि ये जो स्टूडेंट है ये जेन्युइन स्टूडेंट है। उसके बाद अब आपका एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हो गया और ईजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। तो भाई आपको यूनिवर्सिटी कैश लेटर ग्रांट करेगी। वो कैश लेटर लेके आप अपना टीवी का टेस्ट लेके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप अप्लाई करते हैं अपने वीज़ा की अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन उससे पहले आप अप्लाई करते हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, जो कि आई गेस 470 पाउंड है। वो काम वाम आती नहीं, बस पैसे ज़ाया ही हैं। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डबल चेक कर लें। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस अप्लाई कर देंगे तो दूसरी चीज़ आएगी, वो आएगी आपने अपनी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है, वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए। जो वीज़ा अपॉइंटमेंट की फ़ीस है उसके लिए UKVI जो होम ऑफिस है यूके का, उसकी वेबसाइट पे उन्होंने एक कैलकुलेटर प्रोवाइड किया हुआ है बेसिकली, जहाँ से आप जाके कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी अपनी करेंसी में आपको कितना पे करना है वीज़ा फ़ीस के लिए। तो इस चीज़ का भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप अपनी कंट्री के हिसाब से और अपने केस के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना पे करना है। अपॉइंटमेंट हो गई, अपॉइंटमेंट वाले दिन आप सारे जितने भी अभी तक डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताया ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे, ओरिजिनल लेके जाएंगे, कॉपीज़ लेके जाएंगे। वहाँ पे आपके जाके डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे, आपकी पिक्चर ली जाएगी और आपके फिंगरप्रिंट्स हों। अब आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए, आप अपना पासपोर्ट देके वापस आ गए। अब भाई असल टेंशन स्टार्ट होती है। आप लंबा वेट, जब आप अपने पासपोर्ट का वेट करते हैं, अपनी ईमेल का वेट करते हैं कि आपको ईमेल कब आती है कि पासपोर्ट रिसीव कर लें, ठीक है। तो मोस्टली केसेस में 14-15 वर्किंग डेज़ में आ जाता है। मेरा 15 वर्किंग डेज़ में वीज़ा आ गया था, ठीक है। मुझे ईमेल आ गई थी कि आप अपना रिसीव कर सकते हैं पासपोर्ट। और मैंने जाके जो जेरीज़ है, मैंने लाहौर से गया था, तो जेरीज़ लाहौर में जाके मैंने अपना पासपोर्ट रिसीव कर लिया था और शुक्र है वीज़ा आ गया। तो आपको जो ईमेल आती है उस ईमेल में ये नहीं होता कि आपको वीज़ा लगा या नहीं लगा, आपको सिर्फ आता है कि आप पासपोर्ट रिसीव कर सकते हैं। तो आप जाते हैं, पासपोर्ट रिसीव करते हैं, होपफुली इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। कंग्रेचुलेशंस, सक्सेसफुल पर्सन। थैंक यू सर। एंड वेलकम टू द स्ट्रगल। अब आपकी असल स्ट्रगल स्टार्ट होती है, ठीक है। अब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, पैकिंग करेंगे और अपने जितने भी घर वाले हैं, आपके प्यारे हैं, आपके दोस्त हैं, अपने घर वालों को, मोहल्ले वालों को छोड़ छाड़ के आप चले जाते हैं यूके। अब आप यूके पहुंच के जाते ही आपके एक्सपेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। जो दो मेन एक्सपेंसेस है वो है आपके अकोमोडेशन के और आपकी ग्रोसरी के। लंदन में जो अकोमोडेशन है, एक रूम वो आपको 400, 500, 600 का भी मिल सकता है, ठीक है, इतना महंगा है। और वहाँ पे ग्रोसरी भी उस हिसाब से महंगी है। और मेरे ख्याल से, मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से अर्निंग भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप बाहर रहते हैं तो उस हिसाब से कम हो सकता है। तो मोस्टली केसेस में जो आपके अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस होंगे वो होंगे 250 से लेके 500, 600, ठीक है। और जो ग्रोसरी है वो स्टिल आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरह से चलते हैं, ठीक है। तो ग्रोसरी का आप लगा लें 150, 200 से लेके 350,
400 तक आप लगा, डिपेंड करता है आप इतना खर्च करते हैं, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा खर्च नहीं करता था कि मंथली एक्सपेंसेस हैं भाई वो 350 से लेके 6, 7, 800 तक जा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब असल सवाल ये है कि आप उतना अर्न भी कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर आपकी एज 21 से अबव है, 21 से 23 तक आई गेस 9.18 है, और अगर 23 या 23 से अबव है तो 950। तो एवरेज है कि 918 से 950 आपको पर आवर के मिलते हैं। ये मिनिमम वेज है पर आवर की यूके में, ठीक है, आजकल के हिसाब से। जो अलाउड वर्किंग आवर्स हैं वो 20 आवर्स पर वीक। तो आप 20 आवर पर वीक काम कर सकते हैं और 950 आपको मिनिमम वेज मिलती है। तो आप उस हिसाब से अगर आप उसको कैलकुलेट करें 760 आएगा, तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके मंथली एक्सपेंसेस के बाद आपको कितनी बचत हो सकती है और आप अपनी फीसेस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारा। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो 20 आवर्स वर्क नहीं करते, ठीक है, वो वर्क करते हैं मोर देन 20 आवर्स, 40 आवर्स, 48 आवर्स, जो कि ऑब्वियसली मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे मोस्टली क्या होता है। तो अगर एक स्टूडेंट काम कर रहा है, 40 आवर्स कर रहा है, 48 आवर्स कर रहा है, वो मिनिमम वेज ले रहा है 20 आवर्स की 9.50 पर आवर, और वो कैश इन हैंड भी कर रहा है। कैश इन हैंड में डिपेंड करता है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो आपको कितना देता है। कोई 6 भी मिल सकता है, 6.5 भी मिल सकता है, 7, 7.5, इवन आपको मिनिमम वेज भी मिल सकती है। अगेन ये रिकमेंडेड नहीं है, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मोस्टली क्या होता है वहाँ पे। तो अगर इस हिसाब से देखें तो आपकी जो वेज जा सकती है वो 1500 से 2300 तक, 1500 से 2300 तक जाती है, जो एवरेज वहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स कमा रहे होते हैं। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कमाते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट्स कितना कमाते हैं, ठीक है। तो वो अपने एक्सपेंसेस पूरे कर सकता है या नहीं कर सकता, वो अपनी फीसेस निकाल सकता है नहीं निकाल सकता, और मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा ही कमा लेते हैं, रिकमेंडेड नहीं है। तो ये तो सारा प्रोसेस आपका आपके एडमिशन से लेके आप जब यहाँ पे पहुँच जाते हैं तब तक। तो दिस इज़ इट, ये था सारा प्रोसेस। तो अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, या मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यूरोप के बारे में भी डिटेल्ड वीडियोस बनाऊं कि आप यहाँ पे स्टडी के लिए कैसे आ सकते हैं, या फिर यूके से यूरोप में आप किस तरह ट्रैवल कर सकते हैं, या सेटलमेंट किस तरह कर सकते हैं, आप अपनी रेजिडेंसी के लिए रेजिडेंसी किस तरह ले सकते हैं। जैसे मैं पोर्चुगल में हूँ तो यहाँ पे रेजिडेंसी ईजी है। अगर आप इस तरह की वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो दिस इज़ इट फॉर द डे। तो आई थिंक आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिल गया होगा। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मे बी नेक्स्ट व्लॉग। पीस।